बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आपकी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हुई हैं ताकि आपका हर्ज ना हो। मैं आपको सेकेंड ईयर क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी। थोड़ी सी बातें हम रिवाइज करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या पढ़ा और सेकंड ईयर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में इकोनॉमिक्स की शाखों के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जुज़वी माशियात क्या होती है और कुली माशियात क्या होती है। जो सिलेबस आपने फ़र्स्ट ईयर में कंसल्ट किया था वो सारा जुज़वी माशियात से बिलोंग करेगा और जो सेकेंड ईयर में पढ़ने जा रहे हैं उसका ताल्लुक होगा कुली माशियात से। जुज़वी माशियात में हम सबसे पहले आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 1 में ही हमने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा था। एडम स्मिथ को हम माशियात का बानी भी कहते हैं और एडम स्मिथ का ताल्लुक क्लासिकी मकतबा फ़िक्र से था। एडम स्मिथ ने 1776 में अक़वाम की दौलत के नाम से एक किताब लिखी, यानी दौलत को किस तरह से पैदा किया जाता है और दौलत को किस तरह से खर्च किया जाता है। यानी एडम स्मिथ की बेसिक डेफिनेशन का जो थीम है वो दौलत के गिर्द घूमता है कि दौलत को कैसे पैदा किया जाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दौलत को पैदा करने के 4 अवामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। और दौलत इन्हीं 4 अवामिल में ही क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। यानी ये 4 आमिलीन पैदाइश हैं, इनको मिला के हम कोई चीज़ पैदा करते हैं, फिर इन सब आमिलीन पैदाइश को इनके मुआवजे भी दिए जाते हैं। ये तो हो गया कि दौलत को किस तरह से पैदा करनी है और दौलत को किस तरह से खर्च करना है। ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन का बेसिक थीम था। फिर आपने फर्दर पढ़ा था सारिफ का रवैया। उसके बाद आप आपने चैप्टर्स पढ़े थे तलब और रसद के हवाले से कि कीमतें बढ़ती हैं तो तलब पे क्या असर आता है और कीमतें बढ़ने का रसद पे क्या असर आता है। फिर आपको याद होगा फिर तलब और रसद के तवाज़न के नाम से आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसको मंडी का तवाज़न भी कहते हैं, कि यानी जहाँ तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए वहाँ पे मंडी तवाज़न में आ जाती है। आपको ख़त तलब का झुकाव याद होगा कि वो मनफी झुकाव रखता है ऊपर से नीचे, और रसद ख़त रसद का झुकाव मुस्बत होता है। यानी कीमतों के बढ़ने से तलब कम होती है और कीमतों के कम होने से तलब बढ़ती है। इस वजह से ये ख़त तलब का झुकाव क्या था? मनफी। जबकि ख़त रसद का झुकाव क्या था? मुस्बत, क्योंकि कीमतों के बढ़ने से रसद भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर जहाँ पे तलब और रसद आपस में बराबर हो जाते थे वहाँ मंडी तवाज़न में आ जाती है। अच्छा, अब यहीं से बात आगे बढ़ाऊँगी कि जुज़वी माशियात में एक सेस का कानून मंडिया था जिसको हमने बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये लोग सपोर्टर्स थे रसद वाली साइड के। यानी रसद अपनी तलब खुद पैदा करती है कि आपने अगर अपने मुल्क के अंदर 1000 क्वांटिटी में कोई चीज़ पैदा की है तो तलब भी इतनी जनरेट हो जाएगी, यानी इतनी ही तलब भी हो जाएगी और तलब और रसद आपस में बराबर होंगे तो कभी भी मुल्क के अंदर ना बेरोज़गारी होगी, ना कीमतें ऊपर होंगी ना नीचे। यानी ये लोग इस बात पे यकीन रखते थे कि कभी भी चीज़ ना ओवर प्रोडक्शन में होती ना अंडर प्रोडक्शन में, यानी जो जितनी रसद होती है उतनी ही तलब भी हो जाती है। थ्योरेटिकली ये बात काफ़ी हद तक और काफ़ी टेन्योर में ठीक भी साबित हुई। लेकिन अब ऐसा हुआ कि आगे आगे फिर आपने जब एडम स्मिथ को पढ़ने के बाद रॉबिन्स के बारे में पढ़ा होगा और जदीद माहिरीन के बारे में, मार्शल के बारे में भी पढ़ा होगा। हर एक की अपनी अपनी थ्योरीज थी। लेकिन यहाँ जो मेजर थीम है, जुज़वी माशियात आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ने जा रहे हैं वो है कुली माशियात। अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया, मैं आपको 1930s में आलमी बहरान जो आया उसके बारे में थोड़ा समझाना चाहती थी कि एक जो थ्योरीज जुज़वी माशियात के बारे में क्लासिकी मकतबा फ़िक्र ने दी थी कि रसद अपनी तलब खुद पैदा करती है। अब हुआ ये था कि इसी थ्योरी के पेश नज़र जब बहुत सारी चीज़ें पैदा हो गई लेकिन तलब उतनी पैदा ना हुई, यानी अगर 1000 चीज़ें आपने बनाई थी, तलब हो अगर 300, 700 चीज़ें आपकी बेकार पड़ी हुई ना, यानी उन 700 को किसी ने ना ख़रीदा। आपको समझाने के लिए मैं छोटी सी एक एग्जांपल लूँगी। आपने एक चीज़ 1000 की क्वांटिटी में एक चीज़ बनाई, कुछ वर्कर्स तो आपने रखे होंगे ना एक चीज़ को पैदा करने के लिए। अब हुआ क्या कि
वो चीज़ जो आपने इतनी पैदा की, जब लोगों ने आगे से ना खरीदी, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप फर्दर उस चीज़ को पैदा करेंगे? नहीं, क्योंकि आपने जो ऑलरेडी एक चीज़ जनरेट कर चुके हैं या पैदा कर चुके हैं, जब उसको ही नहीं खरीदा जा रहा तो आपके लिए फर्दर चीज़ को पैदा करना मुश्किल होगा। तो आप क्या करेंगे? वर्कर्स को काम से निकालेंगे। अब इसी बात को अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करें, कि मैंने तो बात आपको समझाने के लिए एक जनरली की। अब आप इसको सपोज़ करें कि एक मुल्क के अंदर जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी करोड़ों की तादाद में पैदा होगी और वो चीज़ खरीदी नहीं जा रही, उस चीज़ की तलब नहीं पैदा हो रही, तो क्या होगा? बुरान यानी रसद ने अपनी तलब ना पैदा की तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ आपकी पहले स्टॉक में पड़ी है, तो आप अपने वर्कर्स को जब काम से निकालोगे तो क्या होगा? बेरोज़गारी पैदा होगी। और इसी वजह से ये क्लासिकी नज़रिया क्या हो गया? गलत साबित हो गया। ठीक है, गलत साबित हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल दी कि 200 रसद थी और तलब कितनी थी? 100 थी, तो 100 आपकी क्या अज़ाफ़ी है? तो आपने बाकी अपने वर्कर्स काम से निकाले तो बेरोज़गारी होगी। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ जब 1930 में ये बहरान आया, सिर्फ़ अमेरिका के अंदर 3 करोड़ लोग क्या हो गए थे? बेरोज़गार। ठीक है, 3 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए। यानी इसका अमेरिका, फिर आपको पता है कि अमेरिका की क्या इम्पोर्टेंस है आलमी मार्केट के अंदर। इससे जुड़े हुए जितने भी ममालिक होंगे जो कि इनसे लेन देन करते होंगे, उस पर भी इसके असरात आएंगे। ठीक है, और 1930 में लॉर्ड केन्स ने ये बात कही कि अगर रसद अपनी तलब खुद पैदा कर लेती तो 1930 का आलमी बहरान कभी पैदा ना होता। तो डेफिनेटली ये बात अब गलत साबित होगी। लेकिन तो ये लॉर्ड केन्स पता क्या कहता था? कि तलब अपनी रसद खुद पैदा करती है। यानी इसकी जो थ्योरी थी वो क्लासिकी मकतबा फ़िक्र से उलट थी। और ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर बेरोज़गारी भी आती है, सारे मसाइल जन्म लेते थे। लेकिन जो लोग क्लासिकी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे, वो कहते थे कि कभी बेरोज़गारी मुल्क में पैदा ही नहीं हो सकती, क्योंकि तलब और रसद आपस में बराबर हो जाती हैं, तो बेरोज़गारी का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन लॉर्ड केन्स की थ्योरी से ये बात साबित होगी कि ऐसा नहीं था। अगर ये बात सही होती तो 1930s में जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो कभी भी इस तरह से ना होती। अब लॉर्ड केन्स ने किसका इंट्रोडक्शन दिया हमें? कुल्ली माशियात का। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौमी आमदनी क्या होती है। लेकिन इससे पहले ये सारी बातें क्लियर करना आपसे ज़रूरी था कि जुज़वी और कुल्ली माशियात में मेजर फ़र्क क्या है, जुज़वी माशियात को के सपोर्टर कौन से हैं, जुज़वी माशियात को सपोर्ट करने वालों का ताल्लुक़ है क्लासिकी मकतबा फ़िक्र से, और जिन्होंने कुल्ली माशियात को प्रमोट किया उनका ताल्लुक़ है लॉर्ड केन्स। उनका ताल्लुक़ क्या है? उनका नेम है लॉर्ड केन्स। अब लॉर्ड केन्स की थ्योरी आप इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया ताकि आपकी पिछली बातें कुछ हद तक रिफ़्रेश हो जाएं और आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझ आए कि जुज़वी और कुल्ली माशियात में मेजर डिफरेंस क्या है। जुज़वी माशियात में आप माशियात के छोटे छोटे ही हिस्सों का मुतालिया करते हैं, जबकि कुल्ली माशियात में आपने जो भी मुतालिया करना उसको बड़े बड़े हिस्सों में पूरे मुल्क के हवाले से आप क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है कौमी आमदनी। कौमी आमदनी क्या होती है, ये सब समझने के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन इससे पहले ज़रूरी था कि आपको पता होना चाहिए कि जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात में क्या था, मेजर डिफरेंस क्या है, और जुज़वी माशियात को सपोर्टर कौन कौन से हैं और कुल्ली माशियात को सपोर्ट करने वालों का क्या नाम है। ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1 कौमी आमदनी। लेकिन उससे पहले ये बात अच्छी तरह समझें। अगर आपको ये बात फिर भी नहीं समझ आती तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।